नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आंखें कुदरत की अनमोल देन है। आंखें चेहरे को खूबसूरत और जिंदगी को हसीन बनाती हैं। कुदरत ने भी इस दुनिया को बेहद खूबसूरत और हसीन बनाया है और अपने जलवे चारों तरफ बिखेर दिए हैं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। जी हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुदरत के इन जलवों को देखने के लिए हमारी ये दो आंखें भी कम हैं। लेकिन ज़रा उनके बारे में भी सोचिए जो आंखों की रोशनी से महरूम है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि आंखों को ज़िंदगी भर महफूज रखिए। आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है अंधता नियंत्रण। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YK पाठक। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य भवन से है। आप राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अंधता नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे ये समझना चाहेंगे कि अंधता क्या है, अगर मेडिकल टर्म में हम इसे समझना चाहें, और इसके लक्षण क्या हैं। अंधता जिसे हम लोग दृष्टिहीनता कहते हैं जी। तकनीकी भाषा में, या अंग्रेजी में इसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा है WHO के द्वारा फिक्स की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन से कि जब सामान्य आंखों की जो रोशनी होती है 6/6 होती है, 6/6। जब ये 3/60 या इससे कम हो जाती है तब उसको हम ये मानते हैं कि वो दृष्टिहीन हो गया है। भले ही वो प्रकाश अंधेरे का उसको ज्ञान हो जा रहा है और बड़ा सा कोई वस्तु ऑब्जेक्ट को देख ले रहा है। तो 3/60 से कम रोशनी को हम लोग दृष्टिहीन कहते हैं। और जब वही रोशनी 6/12 से 3/60 के बीच होती है तो हम उसको दृष्टि क्षीणता कहते हैं, विजुअल इम्पायरमेंट। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो ब्लाइंडनेस हो गया, दूसरा विजुअल इम्पायरमेंट। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अंधता की वजह क्या होती है और कितनी तरह की अंधता होती है। दृष्टिहीनता की वजह बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से अलग अलग उम्र में जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि बचपन पहले गांव में होता था, बहुत गरीब लोगों को, कुपोषित लोगों को विटामिन ए कम नहीं मिलता था। अब सरकार ने प्रोग्राम चलाया है विटामिन ए का, तो उसकी वजह से रेटिना के रोग हो जाते थे, कॉर्निया के रोग हो जाते थे, केराटोमलेशिया हो जाता था, शार्पनिंग हो जाती थी और बाद में वो सफ़ेद, जिसको आप माड़ा कहते थे आम बोलचाल की भाषा में, तो उससे कॉर्निया खराब हो जाती थी, वो अंधा उससे वो एकदम दृष्टिहीन हो जाता था बालक। तो उसमें तो फिर केराटोप्लास्टी वगैरह ऑपरेशन की जाती थी, कॉर्निया डोनेशन वाला जो प्रोग्राम चलता था, तो वो एक दृष्टिहीनता का वजह होता था। इसके अलावा जो बड़ी एज में वो दृष्टिहीनता के कारण होते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर तो मोतियाबिंद है, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद ये है कि जो सामान्य लेंस होता है वो उसमें प्रोटीन का बना होता है, तो वो उसका स्कंदन हो जाता है, जिसको कोगुलेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से वो अपनी पारदर्शिता खो देता है और दिखाई देना उससे पहले कम होता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। तो जिस समय मोतियाबिंद डेवलप होता है, आपकी रोशनी कम होती है, नियमित रूप से अगर नेत्रों की जांच कराई जाए, मैं सभी 40 वर्ष से ऊपर के लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप साल में कम से कम 2 बार नेत्रों की जांच करा लीजिए। आपको कोई बहुत वो करने की जरूरत नहीं, जहां भी है, चाहे विजन चार्ट तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लॉक लेवल पे भी हमारे यहाँ है, जिला अस्पताल में पूरी जांच हो जाती है। तो उसमें अगर आपको रोशनी कम दिखाई देती है तो अगर ब्लॉक लेवल पे आई सर्जन पोस्टेड नहीं है तो जिला अस्पताल भेज देगा और वहाँ पे उसके जब देखेगा उसकी रोशनी कम है, चश्मे के द्वारा दूर नहीं हो रही है, पहला तो ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव एरर है, तो चश्मे से दूर हो जाए,
रिफ्रैक्टिव एरर जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो दृष्टि दोष होता है 3 तरह का होता है। एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक एज रिलेटेड होता है, दैट वो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। 40 साल के बाद चश्मा लगता है नज़दीक के देखने के लिए। तो ये उसका तो वहीं पे इलाज हो जाएगा ब्लॉक लेवल पे। अब अगर उसको सपोज उसको पता चलता है हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट को जो वहाँ पे बैठा हुआ कि नहीं ये कुछ और वजह है, तो उसके लिए फिर वो जिला चिकित्सालय रिफर कर देगा। और सारे जिला चिकित्सालय हैं या मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल है जहाँ पे नेत्र सर्जन तैयार है, अगर वहाँ पे उसके तैनात है, तो उस दृष्टि में सबसे बड़ा काज तो मोतियाबिंद का होता है, तो उसकी मोतियाबिंद की ऑपरेशन कर देगा, जिसको कैटेट कहते हैं, और लाइन सेंटर डाल देगा। तो ये जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का है वो हमारे सारे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल और इसके अलावा जो एनजीओ हैं डीबीसीएस के अंतर्गत पंजीकृत डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस सोसाइटी के अंतर्गत जो एनजीओ के हॉस्पिटल्स हैं कुछ, उन अस्पताल की जो अपनी कम्युनिटी सर्विस है सामुदायिक वाले जो कैंप लगा के लाते हैं स्क्रीनिंग करके, और फिर उनकी वो जैसे सदगुरु अस्पताल है और सीतापुर अस्पताल है, आपका बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो कैंप लगाते हैं गांव देहात में, तो उनको ले जाते हैं और अपने अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते हैं और लास्ट में उसको एक ग्लास चश्मा भी देते हैं। तो ये सब फ्री सर्विसेज हैं, कम्युनिटी के लिए तो एकदम फ्री है, जो एनजीओ वाले भी फ्री करते हैं। और दूसरे को व्यक्तियों से मैं कहूँगा कि आप जिला अस्पताल में आइए और वहाँ भी निःशुल्क इलाज मोतियाबिंद की सर्जरी का हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है ग्लूकोमा है और कॉर्नियल ओपेसिटी है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी के लिए नेत्रदान की जरूरत होती है, केराटोप्लास्टी होती है, वो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में होती है। ग्लूकोमा जिसको आप काला मोतिया कहते हैं या समलबाई के नाम से जाना जाता है, वो आंख के अंदर जो तनाव इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो उसके बढ़ जाने से होता है। आंख के अंदर जो एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, तो वो उसका ड्रेनेज होता है। जब ड्रेनेज किसी वजह से बाधित हो जाता है तो उसके वजह से वो फिर ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। तो कैटरेक्ट से जो विजन का लॉस होता है वो सर्जरी के बाद रिकवर हो जाता है, लेकिन एक ग्लूकोमा जिसको काला मोतिया कहते हैं, इससे जो रोशनी का लॉस हो जाता है, इससे फील्ड ऑफ विजन का लॉस होता है, तो फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है, तो वो फिर खत्म नहीं होता। तो उसमें यहाँ पे हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, अंधता को रोकने के लिए आई डोनेशन करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, आंखों की कौन कौन सी बीमारियों में आई डोनेशन किया जा सकता है और लोगों में आई डोनेशन के प्रति किस प्रकार जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, बताइए। देखिए, जो आई का डोनेशन होता है उसमें सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है। ये थोड़ा लोग गलत फहमी की पूरी आंख लग जाएगी। कॉर्निया जो पुतली है आगे की, जो हमको काले रंग की दिखाई पड़ती, काली नहीं होती, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो पुतली जो है उसी का ही डोनेशन लिया जाता है और वही केराटोप्लास्टिक एक सर्जरी होती है जिसमें वो उसको लगाया जाता है। और एक कुछ बीमारियों में जिसमें कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चों को विटामिन ए न मिलने से हो जाता था, या किसी और वजह से, या पहले स्मॉल पॉक्स होती थी उसकी वजह से, या चोट लगने की वजह से भी होता है, ट्रॉमा की वजह से धान की बाली लग गई तो उससे उसमें सफेदी पड़ गई, तो उसमें उन्हीं चीजों में ही केराटोप्लास्टी होता है। अगर कोई जन्मांध है, किसी वजह से अगर ऑप्टिक नर्व भी उसकी डैमेज हो गई है, तो उस केस में उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसमें कोई केराटोप्लास्टी काम नहीं करती। लेकिन जो भी हमारे यहाँ कॉर्नियल केसेस हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा सकता है यदि सब लोग अपना उसको करें। तो पहले क्या होता था कि हम लोग नेत्रदान के लिए फॉर्म भराते थे व्यक्तिगत, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी अच्छी क्वालिटी का जो कॉर्निया है वो यंग लोगों का होता है। हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, ट्रामा सेंटर हैं, लखनऊ में कम्युनिटी आई बैंक शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज कैंपस में, तो उसके आने से कुछ संख्या में कॉर्निया मिल रहा है अब उसमें, हालांकि बहुत पर्याप्त तो नहीं, लेकिन फिर भी उससे काम चल रहा है। तो उसमें हम लोग ये उनसे कहते हैं कि जिनकी डेथ हुई है उनके घर वालों को समझाया जाता है और तैयार भी हो जाते हैं अच्छे से कन्विंस करने पे कि देखिए तो शरीर है, या तो जल के राख हो जाएगा या मिट्टी में कीड़े दफनाया जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो अगर उसकी कॉर्निया दे दी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो कॉर्निया किसी के काम आएगी। और एक व्यक्ति की जैसे दो कॉर्निया है तो उससे कम से कम 2 लोगों को तो रोशनी दी जा सकती है। आजकल लेमुलर केराटोप्लास्टी वगैरह हुई है जिसमें एक कॉर्निया से जिसमें आंशिक की जरूरत होती है, तो 2 से 3 लोगों को तक विजन दे दी जाती है उसके लेमुलर केराटोप्लास्टी के जरिए। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि नेत्रदान वाकई में महादान है और इसको करना चाहिए।
जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि नेत्रदान जरूर करें। नेत्रदान महादान है और आपके द्वारा दान की गई आंखें आपके बाद भी इस खूबसूरत दुनिया को देखती रहेंगी। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। आफ्टर द ब्रेक, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंधता नियंत्रण के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YK पाठक। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे, जैसा कि आपने बताया कि अंधता कई वजह से हो सकती है, कई कारण हैं, लेकिन कब आप ये तय करते हैं कि भाई इसका इलाज पॉसिबल है और अब इलाज पॉसिबल नहीं है? ये उस व्यक्ति की बीमारी पे निर्भर करता है कि और किस स्टेज पे वो पहुंचा है। जैसे ग्लूकोमा का केस अगर टाइम पे पहुंच जाता है तो उसका फील्ड ऑफ विजन का लॉस रोका जा सकता है। अब पूरी ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो गई है, बहुत सालों बाद आया है, तब तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो मैं यही आपको राय दूंगा, इस समय इसमें ग्लूकोमा का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि 8 तारीख से 14 तारीख तक इस महीने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, ग्लूकोमा वीक पूरे देश में। हम लोगों को भी कल लखनऊ में रैली निकालनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कोई एडवाइजरी जारी हुई तो वो रैली नहीं निकल रही है, और जनपदों में और दूसरे प्रांतों में रैली निकली थी 8 तारीख से के दिन। तो वो इस हम रैली निकालने का उद्देश्य था कि हम जन जागरूकता फैलाएं, और आगामी स्पेशली जब आंख में दर्द होता है, ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं, अगर आंख में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि ग्लूकोमा हो, या जब किसी बल्ब को व्यक्ति देख रहा है उसमें इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ रहा है, तो मतलब उस पर, तो ये समझिए कि उसके ग्लूकोमा की शुरुआत हो सकती है। तो उस कंडीशन में वो अपने जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में या किसी अन्य नेत्र सर्जन से वो करे, ताकि उसकी जांच की जा सके, पेरीमेट्री के द्वारा पता चल सके कि उसके फील्ड ऑफ विजन में कितना नुकसान हुआ है। और उस स्थिति में अगर वो ग्लूकोमा का केस है, वो तो पहले उसका इंट्राओकुलर प्रेशर लेते हैं टोनोमेट्री के जरिए, और फिर फील्ड ऑफ विजन देखते हैं। तो इन दोनों के बाद वो डॉक्टर जो है उसका, जो हमारा नेत्र सर्जन है, उसका उपचार करते हैं। तो इसके लिए रेगुलर चेकअप की आवश्यकता है, और 40 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को तो हर साल में कम से कम 2 बार चेकअप कराना ही चाहिए, हर सामान्य व्यक्ति को। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है नंद स्वरूप मिश्रा जी का बाराबंकी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ जो पैदाइशी दृष्टिहीन बच्चे पैदा होते हैं, इनकी रोशनी वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या सुविधाएं जिससे इनकी रोशनी वापस हो सके? जी डॉक्टर साहब, क्या अनुवांशिक भी होता है? नहीं, आनुवांशिक रूप से जो बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत रेयर बीमारी है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ऐसा कोई परफेक्ट इलाज कहीं नहीं है, न यहाँ न विदेश में। तो उसमें ट्यूबुलर विजन हो जाती है, उसमें कुछ जगह पे हमारे यहाँ बाहर में भी चल रहा है, उसमें कुछ शोध वगैरह कि जिसमें जीन थेरेपी या ये क्या कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी का, लेकिन अभी वो शुरुआती स्टेज पे है। तो वो जो आनुवंशिक बीमारी है वो बहुत कम होती है, शायद ही उसके किसी 2-4 जिलों में एक आध कोई मरीज मिलेगा, एक या 2 मरीज हेरिडिटरी जो डिसऑर्डर्स हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा टाइप के, या जो रेटिना के आंख के पर्दे के जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत कम है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो अंधता का कारण है वो अन्य बीमारियां हैं, जिसमें कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और विटामिन ए की कमी और दृष्टि दोष इत्यादि है। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंधता ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? दृष्टिहीनता ना हो तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो हमारा बच्चा है, कोई भी बच्चा है, तो उसको विटामिन ए मिले उसको फूड में। अब तो उसकी दवा भी पिला रहे हैं, पहले सब सुविधा नहीं थी, तो वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगर विटामिन ए ले लेता है तो कम से कम विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो लेकिन उसके बाद भी जो है वो कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं जो उसको खाने से विटामिन ए नेचुरल सोर्स में मिल जाता है, जैसे पपीता है, आम है, चकोतरा है, खरबूजा है, शकरकंद है, अंडा है, और उसके अलावा जो मटन में जिगर का पोर्शन है, इन और फिश ऑयल है और सी फूड वगैरह है, उनमें विटामिन ए होता है। तो ये विटामिन ए जो नेचुरल सोर्स है, तो ये चीज़ों को खाना चाहिए स्पेशली।
और जैसे बहुतों को फल पसंद नहीं होता तो गाजर की सब्जी खा लें, गाजर खा लें, कच्चे गाजर चबा लें सलाद के तौर पे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, यानी कि जिसको सहजन की फलियां कहते हैं, वो बहुत फायदेमंद होती है, क्या ऐसा है? सहजन में भी होता है, तो पीला है तो विटामिन तो होगा ही जी, जो उस पे सब्जी उसमें खाएंगे तो उसमें वो बिल्कुल होगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं अंधता की, तो क्या अगर खान पान में ख्याल रखा जाए तो क्या अंधता से बचा जा सकता है? नहीं, खान पान में ख्याल करने से विटामिन ए से संबंधित जो भी अंधता की होने की संभावना होगी वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे अंधता के कारण अलग अलग होते हैं। अब जैसे कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट तो एजिंग प्रॉब्लम है और बहुतों को नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक पर्टिकुलर एज के बाद 70 के बाद या जब इनकी शिकायत मिलती है तो उसका तो इलाज सर्जरी है ये है। तो और कैटरेक्ट का कोई और इलाज नहीं। अगर कोई दावा करता है कि मैं दवा से ठीक कर दूंगा और तो ये समझो कि दवा झूठा कर रहा है। कोई दवा ऐसी नहीं बनी है जो कैटरेक्ट में जो लेंस का प्रोटीन कोगुलेट हो गया है उसको उसी स्टेज पर ला दे। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आदमी को, और उसको नेत्र सर्जन की सलाह बनाते हुए उसका ऑपरेशन कर लेना चाहिए। उसमें तो तुरंत छुट्टी हो जाती है, ना भर्ती ना कुछ न। तो इसमें सबसे बेहतर उसका इलाज शल्य क्रिया ही है। ऐसे जो दूसरी चीज़ है ग्लूकोमा है, तो ग्लूकोमा के लिए तो जब सब सर दर्द हो रहा है, आँख पे प्रॉब्लम है, तो उसके चेकअप कराएं और उसकी दवा से भी इलाज होता है, सर्जरी से भी होता है, और ग्लूकोमा का इलाज लेजर से भी होता है। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंधता नियंत्रण के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YK पाठक, और इस वक्त लखनऊ से एक कॉलर जुड़ी हैं, सोनाली जी। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मेरा ये एक सवाल था कि मेरी दूर की नजर कमजोर है। मेरा -2.57 का चश्मा है, लेंस का पावर। तो क्या ये, मेरी उम्र इस समय 26 साल है, तो क्या पावर आगे बढ़ भी सकती है कि कंट्रोल करने के लिए हम अभी कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, दवा या फिर 26 वर्ष के पश्चात अब उसकी पावर बढ़ने की कोई संभावना बहुत कम है। हालांकि निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि अब आपकी पावर नहीं बढ़ेगी। और जहाँ तक सवाल इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, वो तो हम लोग के अस्पतालों में नहीं होती है सर, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी 2.75 वाले की नहीं होगी। अधिक हाई मायोपिया के केस में उसको लेजर के द्वारा उसकी वो चश्मा उतर जाता है, लेकिन वो ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो कॉर्निया की थिकनेस कितनी है। और कोई भी आई सर्जन आपको ऐसी सलाह नहीं देगा कि वो लेजर वाली जो सर्जरी है इस स्टेज पे, वो जब हाई मायोपिया होता है -5 होगा, -6 होगा और अधिक होगा, उसके लिए वो लेजर सर्जरी होती है। लेजर के द्वारा पहले जो उसका उपचार होता है और उसका चश्मा मतलब उससे काफ़ी हद तक उतर जाता है, पावर कम हो जाता है मतलब। तो आपके प्रकरण में मुझे नहीं लगता कि अब इसकी पावर बढ़ेगी। आप चश्मा बढ़िया यूज करिए, अच्छी क्वालिटी का, और उसके लिए आप अपने नेत्र के डॉक्टर से सलाह लीजिए और रेगुलर चेकअप कराइए। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर साहब हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेंसेज सजेस्ट करते हैं जिनकी कीमत अलग अलग होती है। तो डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें कोई अंतर होता है या कोई भी लगवाया जाता है? देखिए, आपका सवाल थोड़ा बृहद है, लेकिन फिर उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर ये व्यक्ति की उम्र पर डिपेंड करता है। अगर कोई 70 साल का व्यक्ति ऑपरेशन करा रहा है तो जिसको हमारा सरकारी लेंस है वो 30 साल तो मिनिमम चलेगा, तो उसके लिए तो कोई और लेंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कम उम्र के व्यक्ति में भी मोतियाबिंद हो जाता है, 40, 45 से 50 में, या कंजेनिटल होता है, तो उस समय अलग टाइप के लेंस उपलब्ध होते हैं, जो फोल्डेबल लेंस होते हैं। अगर फेको पद्धति से ऑपरेशन कराया है तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं बाहर से लेंस। तो उस समय तो डेफिनेटली हम सलाह देंगे कि आप अच्छी क्वालिटी का लेंस लगाएं अगर कम उम्र का पेशेंट है, क्योंकि उसमें उसको एक लंबा टाइम चलना भी है और उस पर। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो मल्टी फोकल लेंस होते हैं उसमें हर कोई उसको एडजस्ट कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये बेहतर है आपका जो नेत्र शल्यक है, आई का डॉक्टर है, तो वो देख के बता सकता है उसमें उसका सजेशन से।
तो उसके सजेशन के हिसाब से ही आप करिए। और अगर कहीं से ओल्ड एज का है तो फिर तो डॉक्टर साहब, जो क्या भी सरकारी लेंस- अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है? इस सरकारी तरह की लेंस अस्पतालों की? में लेंस फ्री मिलता है, फ्री लगता भी है। तो जो मैंने कहा कि ओल्ड एज वालों के लिए तो सरकारी अस्पताल का लेंस एकदम सफिशिएंट है, जी। फुल परफेक्ट है, उसमें उसको लगवा के उपचार कराया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को होता है कि नहीं हम फेको से कराएंगे, तो हमारे यहाँ भी ज़्यादातर अस्पतालों में, आधे अस्पतालों में फेको की सुविधा हो गई है और फेको का लेंस भी हम लोग दे रहे हैं। उसमें जो फेको का लेंस लगता है अलग से, तो बहुत लोगों की इच्छा होती है कि भाई हाँ वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, समर्थ हैं, तो वो बहुत अच्छे उसका मल्टीफोकल लेंस या कोई और अच्छी वैरायटी का लेंस लगाना चाहते हैं, तो हम उनको ना तो उत्साहित करते हैं और ना ही निरुत्साहित करते हैं, या उनके ऊपर डिपेंड कर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सरकारी लेंस परफेक्ट है, और ओल्ड एज के लिए जहाँ पे अधिक है तो वहाँ पे इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है। वो सब लेंस जो होते हैं वो 30 साल उसका मिनिमम चलता ही चलता है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो सन 1976 से शुरू हुआ था, उसमें सबसे जो बड़ा कारण है मोतियाबिंद, उसके ऑपरेशन कराए जाते हैं हर जिले अस्पताल में। ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है, समलवाई जो दूसरा कारण है। और मेडिकल कॉलेजेस में जो आँख के पर्दे का इलाज कराया जाता है। इसके अलावा जो हमारे एनजीओज के हॉस्पिटल हैं और कुछ मेडिकल कॉलेजों में से लखनऊ है, इलाहाबाद है, वहाँ पे केराटोप्लास्टी भी होती है, जो डोनेटेड कॉर्निया मिलता है, तो कॉर्नियल ओपेसिटी का भी इलाज उसमें परफेक्टली हो रहा है उसमें। तो लगभग एक अधिकतम मरीजों को हमारा कार्यक्रम कवर कर रहा है, और उसका उपचार कहीं किसी न किसी सेंटर पे हो जा रहा है। जो भी उपचार संभव है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हर व्यक्ति को प्राप्त हो। लेकिन थोड़ी जागरूकता और जानकारी का अभाव होता है, स्पेशली ग्रामीण परिवेश में, तो उसमें प्रचार प्रसार हम लोग करते भी हैं। उसमें कुछ और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है जिससे लोगों को पता चले। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि दृष्टि सृष्टि की अनमोल देन है, इसको ज़िंदगी भर स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय बहुत कम रह गया है। मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे देखा जाता है चिचक हो जाती है, या डायबिटिक पेशेंट है, हाई बीपी है, या ब्रेन अटैक है, इससे भी आंखों को नुकसान होता है, तो कैसे बचा जा सकता है, ये ज़रूर बताइए। देखिए, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या ब्रेन स्ट्रोक है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों में नियोवास्कुलाइजेशन होता है। उसमें रेटिना में नई नई आर्टरीज उगाती हैं, जिससे उसका विजुअल एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, तो उसका उपचार होता है। सबसे बड़ा उपचार तो ये कि उसकी डायबिटीज और हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से कंट्रोल नहीं रहा है और ये प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर उसमें इंजेक्शन लगते हैं विट्रस के अंदर, और उसमें इसके अलावा लेजर से भी उसका ट्रीटमेंट होता है, फोटोकोगुलेशन वगैरह। लेकिन किस मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट सफल होगा, ये जो उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, सुपर स्पेशलिटी वाला ट्रीटमेंट है ऑप्थेल्मिक्स का, वो कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ही होता है। तो वहाँ पे वो ऑप्थेल्मिक सर्जन डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा बनारस मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है, या अलीगढ़ में है, और तमाम जो दूसरे इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इसका उपचार संभव है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आंखें नेमत हैं, आंखें वरदान हैं, आंखें हैं वरदान, इनका रखें ध्यान। ये तो था हमारा लाइव मिशन हेल्थ कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या उचित खान पान से आँखें स्वस्थ रहती हैं? जी हाँ, यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com।
आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर आइज़।